नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं रिजल्ट गुरु परिवार में। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि ये जो एनआईआरएफ द्वारा ये रैंकिंग आउट की जाती है कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के लिए, इसमें क्या कमी देखने को मिली है। आज हम जानेंगे कि किस प्रकार से ये जो कमियों पे भी प्रकाश डाला गया है, इसमें कुछ पैमानों की कमी पाई गई है, कुछ पैमानों का अभाव रहा है, जिसकी वजह से कुछ मानकों के अभाव के ही लिए ऐसा बताया गया है कि इनकी बिना प्रतिपूर्ति के जो भी रैंकिंग आउट की जाएगी, उसमें कुछ कमी देखने को मिलती रहेगी। तो आज हम जानेंगे कि ये एनआईआरएफ है क्या? किस प्रकार से ये रैंकिंग आउट करता है? कितनी श्रेणियों में ये रैंकिंग आउट करता है? उसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि किस क्या-क्या कमियाँ अगर दूर की जाए तो ये रैंकिंग सुधर सकती है और इस रैंकिंग की कमियों की वजह से क्या प्रभाव हमारे समाज पे पड़ रहा है। तो इन सब चीज़ों को हम विस्तार से जानेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, पहले देखते हैं कि किन-किन श्रेणियों में ये रैंकिंग आउट कर रही है। इसमें देखिए ओवरऑल है, यूनिवर्सिटीज है, कॉलेजेस है, रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, इंजीनियरिंग है, मैनेजमेंट, इनोवेशन, एग्रीकल्चर, एलाइड सेक्टर और आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, डेंटल, मेडिकल और फार्मेसी। तो आपको दिख रहा होगा फार्मेसी, मेडिकल, डेंटल अलग-अलग है यहाँ पे। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसकी स्थापना की गई और राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय रैंकिंग की घोषणा की जाती है। हाल ही में भी बताया गया कि इसकी जो 2023 की जो रैंकिंग आउट की गई है, उसके आधार पे बताया गया कि विशेषज्ञों ने वैसा बताया है कि इसमें कुछ त्रुटि है। तो ये त्रुटिपूर्ण क्यों है, इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, पहले जानते हैं कि इसकी जो पैरामीटर्स हैं वो कौन-कौन से हैं। टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्सेज, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, फिर आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी और ग्रेजुएशन आउटकम और फिर परसेप्शन। तो ये सारे क्या थे, इनको परसेंटेज के हिसाब से सामने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जानते हैं कि यूनिवर्सिटीज, ये जो है यूनिवर्सिटीज के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या रैंकिंग दी हुई है, इंजीनियरिंग की दी हुई है, डेंटल की ओवरऑल कैटेगरी में, ये सारी रैंकिंग आप देखते चलें। ये पीपीटी का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपनी रैंकिंग को देखने के लिए और यहीं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ओवरऑल रैंकिंग आप देख लें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, फिर होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट, फिर इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, फिर एसवीकेएम, नर्सरी मोनजी, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज और यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। तो आप इसको देख लें। उसके बाद अब हम चर्चा करेंगे कि इसमें समस्या क्या-क्या आई है। देखिए, विभिन्न श्रेणियों में ये इसका एक समग्र ओवरऑल कैटेगरी जो होता है, अनुसंधान संस्थान, विश्वविद्यालय, कॉलेज और इंजीनियरिंग, प्रबंधन, फार्मेसी, आनंद, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रैंकिंग आउट करता है। अब देखिए, रैंकिंग किनके आधार पर रैंकिंग तय होती है। देखिए, शिक्षण और शिक्षा संसाधन से 30%, अनुसंधान और व्यावसायिक अभ्यास से 30%, स्नातक परिणाम से 20% और पहुंच और समावेशिता से 10% और समकक्ष अनुभूति से 10%। कुल मिला के 100% की बात यहाँ पे हो रही है। तो इसके आधार पे ही अंक निर्धारित किया जाता है। अब देखिए, इसके जो जुड़े हुए मुद्दे हैं वो कौन-कौन से हैं। अभी दावा किया गया है कि इसमें जो अ, पेशेवर व्यावसायिक प्रथाओं को प्राथमिकता दी जाती है और विभिन्न बौद्धिक गुणवत्ता को शामिल नहीं किया जाता है। जैसे कि पुस्तकें, पुस्तक अध्याय, मोनोग्राफ, गैर पारंपरिक प्रकाशन, लोकप्रिय लेख, कार्यशाला रिपोर्ट आदि, इन सब चीज़ों को इसमें शामिल नहीं किया जाता है, जिसकी इसमें कमी देखने को मिली है, विशेषज्ञों ने बताया है। उसके बाद ऐसा बताया गया है कि अपर्याप्त गुणवत्ता मानक है, अपर्याप्त है, जिससे इसमें कुछ पैरामीटर्स की कमी है, जिसकी वजह से ये दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। फिर प्रतिस्पर्धा के कारण परिवर्तित आंकड़ा भी हो सकता है, जैसे कि इन ये जो भी यूनिवर्सिटीज़ होंगी, जो भी कॉलेजेस होंगे, वो इस डाटा में, इस रैंकिंग में अच्छा स्थान बनाने के लिए प्रयास करने लग जाएँगे, अपेक्षाकृत वास्तव में विकास करने की अपेक्षा। और एकात्मक दृष्टिकोण, कहने का मतलब ये है कि सभी सारी परिस्थितियों में क्या है, सभी कॉलेजेस के लिए, चाहे वो डेंटल हो, चाहे फार्मेसी हो या इनोवेशन के लिए देख रहे हो, हर चीज़ में क्या करते हैं, एकात्मक दृष्टिकोण लेकर ही चलते हैं, जिससे क्या होता है कि ये रैंकिंग कहीं न कहीं मैनिपुलेटेड होती है। उसके साथ ही पारदर्शिता का अभाव भी बताया गया है। तो देखिए, ये सब जो चीज़ें हैं, इससे हमारे समाज में कुछ न कुछ प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि हमारे जो घर के अभिभावक हैं, उनको लगेगा कि कौन-सा कॉलेज अच्छा है, रैंकिंग अच्छी होने की वजह से उस कॉलेज की तरफ जाएँगे। तो कहीं न कहीं ये सब चीज़ें अन्य चीज़ों से भी जुड़ती हुई दिखाई देंगी। इसके लिए इन इसमें सुधार होना अति आवश्यक है और सुधार में भी ये जो सारी यहाँ पे दिक्कतें बताई गई, इनसे बाहर निकलने के लिए, इनकी प्रतिपूर्ति हेतु
कुछ ना कुछ कदम उठाए जाने चाहिए भारत सरकार द्वारा, जिससे कि रैंकिंग में पारदर्शिता दिखे और लोगों को इस रैंकिंग पे भरोसा बनाए रखने में भी मदद मिल सके। तो आज के लिए इतना है, कल फिर से मिलेंगे नई ऊर्जा के साथ, नए मुद्दे के साथ। तो आपका मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपका आभार, आप फिर से जुड़ें और फिर अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें, अन्यथा की स्थिति में डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन बस साथ में इतना बताते जाएँ कि मुझे किस प्रकार का सुधार करना चाहिए जो आपको पसंद आएगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।